नमस्कार, मैं आशीष। वीसीएन न्यूज के हिंदी समाचारों में आप सभी का स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले आइए नजर डालेंगे आज की सुर्खियों की ओर। मौत के बाद भी 5 लोगों को दे गया जीवन, मुकेश पिंजानी। कत्ल खाने का विरोध जताया पशुधन बचाओ समिति ने। और इतवारा बाजार हुआ अतिक्रमण मुक्त। और रघुवीर के विरोध में आई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। तो वहीं जीरी में दत्त जयंती का शुभारंभ। ये थी आज की सुर्खियां। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इसी के साथ बढ़ते हैं महत्वपूर्ण खबर की ओर। शहर के रामपुरी कैंप निवासी 33 वर्षीय मुकेश पिंजानी की आकस्मिक मौत के बाद परिजनों ने स्वर्गीय मुकेश के अवयवों को दान करने का जो फैसला लिया, उसकी शहर भर में सराहना की जा रही है। शहर के रामपुरी कैंप निवासी तथा कपड़ा व्यवसायी महेश पिंजानी भले ही अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उनकी असमय मौत के बाद भी जहां उनकी आंखें किसी जरूरतमंद के दुनिया में रोशनी का उजाला करेंगी, तो दूसरी ओर महेश का दिल भी किसी के शरीर में धड़केगा, जबकि उनकी किडनी तथा लीवर भी किसी जरूरतमंद को जिंदगी देंगे। बता दें कि किसी भी परिवार में मृत्यु यह जीवन का कड़वा सत्य है, लेकिन ऐसे समय भी संबंधित परिवार की ओर से अवयव दान करने का निर्णय लेना भी समाज के लिए एक प्रेरणा होती है। शहर के रामपुरी कैंप निवासी मुकेश पिंजानी, इनकी हुई असमय मौत के बाद परिजनों ने महेश का हृदय, किडनी, लीवर तथा आंखें दान करने का जो फैसला लिया है, उसकी समाज में चारों ओर सराहना की जा रही है। नाही भेटलं प्रॉब्लम जब हमको हॉस्पिटल में बताया कि इनका ब्रेन डेड है, उसके बाद हमारे भांजे अकोला के वे भी उनसे मिलने आए थे और उन्होंने एक ऐसी बात निकाला कि चलो अब जो पेशेंट है ये तो अग्नि के सुपुर्द हो जाना है, रात हो जाना है। तो फिर उन्होंने बात निकाला कि भाई क्यों न इसके जो ऑर्गन्स है वो डोनेट किए जाए, ताकि इसकी वजह से और 5-6 लोगों को और जिंदगी मिल सके। फिर मैंने फॉरवर्ड किया अपनी फैमिली से, पापा से, सबको मिला के सबकी सहमति बनी। फिर हमने सामने कांटेक्ट किया, फिर वो पूरा जो चेन से चेन जुड़ गई और सामने सहमति मिल गई सब। मुकेश पिंजानी या व्यक्तीचा ब्रेन डेड झालेले आहेत ते आणि त्यांचे अवयव दान करणार आहे ती माहिती आम्हाला काल मिळाली। तसं आम्ही झेनिथ हॉस्पिटल यांच्याशी संपर्क साधला। त्यांनी नागपूर येथे 1 ऑर्गन आणि मुंबई येथे 2 ऑर्गन जाणार अशी माहिती दिली। त्याप्रमाणे आम्ही 3 RC व्हेकल म्हणजे रोड क्लिअर वाहन तयार ठेवलेले आहेत। आता नागपूरला बाय रोड जाणार आहे, त्यामुळे नागपूरसाठी इथून अमरावती शहर, त्यानंतर अमरावती ग्रामीण, वर्धा जिल्हा, नागपूर ग्रामीण आणि नागपूर शहर यांना माहिती कळविण्यात आलेली कंट्रोल रूमच्या मार्फत आणि सर्व रोडवर पोलीस बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे। बेलोरा विमान 2 ॲम्ब्युलन्स जात असतील तर त्याच्यासाठी 2 रोड क्लिअर वाहन आम्ही तयार ठेवलेले आहेत। एकाच ॲम्ब्युलन्समध्ये गेले तर आम्ही एका रोड क्लिअर वाहन घेऊन जाऊ। 15 मिनिटात बेलोरा विमानतळ येथे पोहोचण्याची आमची तयारी आहे। नागपूरचं पूर्ण सांगता येणार नाही, परंतु आमच्या बॉर्डरपर्यंत आम्ही एक अर्धा तासात पोहोचतो। 30 ते 35 मिनिटांमध्ये आयुक्तालय बॉर्डर अमरावती शहरचे आम्ही 30 ते 35 मिनिटात पोहोचतो। इसलिए संभव है क्योंकि कई बार ब्रेन काम करना बंद कर देती है, दिमाग काम नहीं करना है, ब्रेन डेड हो चुकी है, लेकिन हार्ट, लीवर, किडनी ये सभी अवयव काम करते रहते हैं। तो ऐसे व्यक्ति जिनका एक्सीडेंट की वजह से या दिमाग में बीमारी की वजह से
दिमाग की डेथ हो चुकी है, ऐसे व्यक्तियों में हम हार्ट, लीवर, किडनी निकाल सकते हैं। अब कई बार ऐसा है, जैसे अमरावती शहर में है कि हम निकाले तो सही, लेकिन ऑपरेशन या ट्रांसप्लांट की सुविधा हमारे यहाँ नहीं है। तो ऐसे में बाहर से टीम्स आती है जो ऑर्गन्स निकालती है और उनके हॉस्पिटल में जो मरीज है और उनको ये अवयव लगा देते हैं। इसमें ZPCC करके एक संस्था है जो पूरा काम कोऑर्डिनेट करती है। जैसे हमने उनको इन्फॉर्म किया कि हमारे पास ऐसा व्यक्ति है जिसकी ब्रेन डेथ हो चुकी है, लेकिन बाकी अवयव काम कर रहे हैं, तो उन्होंने बाकी हॉस्पिटल से कांटेक्ट किया तो ज़्यादा जरूरत थी। उनके पास वेटरनरी स्टेशन हार्ट बताया जाए कि 40 में जा रहा है, तो उनके यहाँ एक मरीज है जो कि इक्मो पे है, जो कि कृत्रिम हार्ट का भी बोलो और लंग्स का भी बोलो उस पर है। उसको अगर हम हार्ट ट्रांसप्लांट अगर 7 दिन के अंदर नहीं करते हैं तो वो मरने वाला है। तो ऐसे व्यक्ति में अगर समय पे हार्ट मिल जा रहा है तो उसकी ज़िंदगी बचती है, नहीं तो 7 दिन के अंदर उसकी मौत निश्चित है। उसी तरह ग्लोबल हॉस्पिटल बॉम्बे में लीवर जा रहा है और सुपर स्पेशलिटी में नागपुर में दोनों किडनीज जा रही है। तो इस प्रकार से एक व्यक्ति 4 व्यक्तियों को जीवन दे सकता है। अगर हम सभी ये ख्याल रखें कि हमारे परिवार में कोई इस तरह की घटना होती है जो कि दुखद है, लेकिन उस समय अगर हम अपना मन शांत रख के और सिचुएशन को समझ के अगर अवयव दान की तरफ बढ़ते हैं तो दुनिया में इंडिया में स्पेशली ट्रांसप्लांट की संख्या बढ़ेगी और किसी को भी किडनी नहीं मिल रही, हार्ट नहीं मिल रहा है, ये नहीं मिल रहा, इस वजह से जान से हाथ नहीं धोना पड़ेगा। इसमें कोतवाली के नवनियुक्त थानेदार दिलीप पाटिल ने अपने सख्त तेवर दिखाते हुए रविवार को इतवारा बाजार के अतिक्रमण से निजात दिलाई और ऐसी अतिक्रमण की सफाई की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी, ऐसी चेतावनी तक थानेदार ने दे डाली। बता दें कि शहर के इतवारा बाजार में महानगर पालिका की ओर से सैकड़ों दुकानों के लिए ओटे बनाए गए। इन ओटों को जिन दुकानदारों को वितरित किया गया वे अपनी दुकानों का सामान दुकान से बाहर रखकर बेचा करते हैं। लगभग सभी दुकानदारों ने इस प्रकार का अतिक्रमण करने से राहगीरों को भारी असुविधा का सामना करना पड़ता है। ये जानकारी थानेदार पाटिल को मिली। गत रविवार को दल बल के साथ थानेदार ने सख्त तेवर दिखाते हुए अतिक्रमण के जाल में फंसे इतवारा बाजार को खुली सांसें लेने का मौका दिलाया। तो वहीं दूसरी ओर महानगर पालिका इस अतिक्रमण को हटाने में कई सालों से असफल दिखाई दी, लेकिन नवनियुक्त थानेदार पाटिल के द्वारा ये अतिक्रमण हटाते ही इतवारा बाजार अतिक्रमण के जाल से मुक्त हुआ। तो वहीं यहां आने वाले ग्राहक भी खुश दिखाई दिए। स्थानीय ट्रांसपोर्ट नगर में बनकर तैयार हो चुके अत्याधुनिक कत्तलखाने के प्रारंभ होने से पहले ही पशुधन बचाव समिति ने इसके खिलाफ मोर्चे खोलते हुए महानगर पालिका आयुक्त को ज्ञापन सौंपा है। गौरतलब है कि शहर के ट्रांसपोर्ट नगर में विगत कई वर्षों से कत्तलखाना बंद पड़ा था, जो हाल ही में शुरू करने के आदेश जारी हुए, लेकिन शहर की पशुधन बचाव समिति ने इस कत्तलखाने का जमकर विरोध दर्शाते हुए एक ज्ञापन महानगर पालिका आयुक्त को सौंपा। हित संबंधित कुछ लोगों ने यह कत्तलखाना शुरू करने के लिए जो भी जोर लगाया है और लोग जोर लगाने के बाद में महानगर पालिका से जो आदेश निकलवाए हैं, जिसके बारे में पेपर में आई जानकारी अनुसार हमको मालूम पड़ा है, तो विश्व हिंदू परिषद पशुधन बचाव समिति इसका पुरजोर विरोध करती है कि जब 2-3 बार इस विषय में चर्चा होने के बाद में, आंदोलन करने के बाद में, यह आश्वासन देने के बाद में कि अब यह भविष्य में कत्तलखाना अमरावती में नहीं खोलेगा, यहाँ दवाखाना खोलेगा, आज फिर वापस से इन्होंने ये कत्तलखाना खोलने की जो यहाँ पे साजिश रची है, उसका हम सब लोग तीव्र विरोध करते हैं। वहाँ पर कत्तलखाना किसी भी कीमत पर नहीं खुलेगा और जो आदेश जो संबंधित विभाग ने दिया है महानगर पालिका ने, उन्होंने ये आदेश वापस लेना चाहिए। यह संत नगरी है, राष्ट्र संत तुकडोजी महाराज भगवान श्री कृष्ण जो 2.5 दिन यहाँ पे रहे हुए हैं और उसके बाद में संत गाडगे बाबा की पार्श्वभूमि है और महानगर पालिका अमरावती में यह जो लोग यहाँ पर अपने हित के लिए यह कत्तलखाना खोलने के शुरू कर रहे हैं, इसका हम पुरजोर विरोध करेंगे और किसी भी कीमत पर अमरावती में कत्तलखाना नहीं चालू होने। अगर शासन जनभावना से खेलता है तो वह आगे की भी तैयारी करके रखे।
तो इसी मुद्दे को लेकर जब महानगर पालिका के नगर सेवकों के साथ बातचीत की गई तो आइए जानते हैं उनका क्या कहना है। मुळात विरोधच राहील। प्रश्न असा आहे, अमरावती हा पूर्ण जिल्हा संतांची भूमी आहे आणि त्याच्यामुळं कत्तलखान्याला तो विरोध आहेच आणि आम्ही हा कत्तलखाना आम्ही आमसभेती घेऊ। यांना आम्ही ज्याप्रमाणे आता निवेदन दिलेलं आहे तसंच आम्ही त्यांना प्रशासकीय टाकायला सांगितलं आहे, पण ते म्हणते आमच्या नियमात बसत नाही प्रशासकीय। याआधी महानगरपालिकेचा ठराव झालेला आहे पण तो वरती विखंडित झाला होता पण आम्ही आता नवीन टाकू प्रस्ताव आणि या शहरात आम्ही बिलकुल कत्तलखाना होऊ देणार नाही। विखंडित झाला याचं कारण काय? आता होऊ शकते शासनाच्या आता त्यांनी सांगितलेलं आहे अधिकाऱ्यांना का आपल्याला त्यांचं असं म्हणणं आहे का आम्हाला कत्तलखाना शासनाने सांगितलं आहे, महानगरपालिकेचा नियमात आहे, होऊ शकते त्याप्रमाणे त्यांनी अहवाल पाठवला असं। तर यानंतर असा अहवाल नाही, आम्ही त्यांना आताही सांगितलं आहे का तुम्ही पण नागरिकांच्या भावना जपून समजून अशा प्रकारचा अहवाल तुम्ही पाठवा। तर ते म्हणे तुम्ही आमसभेशिवाय ते होऊ शकत नाही, इथे आम्ही कत्तलखाना होऊ देणार नाही, एवढं नक्की आहे। नगर सेवक के हिसाब से सबसे पहले तो आज हमारा कर्तव्य है कि गौवंश जो गौ माता की हम पूजा करते हैं, गौ माता का हम दूध पीते हैं, आज गौ माता की रक्षा करना है हमारा कर्तव्य है। आज हम नगर सेवक रहो या नहीं रहो, हम आज सरकार हमारी है या नहीं है, हमारे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं। हम गौ माता की शुरुआत से पूजन करते आए हुए हैं, गौ माता को हमने माता का दर्जा दिया हुआ है। आज ही नहीं आगे भी हमारी सरकार रहो या न रहो, हम नगर सेवक बन के एक जनप्रतिनिधि बन के और एक कार्यकर्ता बन के और एक हिंदुत्ववादी छवि बन हमारी रख के हम हमेशा इस चीज़ का विरोध करते रहेंगे। और विरोध करने का एक हम ये नहीं चाहते कि हम हमेशा इस चीज़ का विरोध ही करते रहे। 2005 में भी इस चीज़ को लेके महानगर पालिका में आम सभा में ठराव मंजूर हुआ था, वो विखंडित हुआ। इस चीज़ का कारण क्या था वो चीज़ के बारे में आज मुझे पता नहीं है, बट आज मैं इस चीज़ का पूरी गवाही देता कि आने वाले समय में आने वाली आम सभा में हम सिर्फ भाजपा की पूरा बहुमत, भाजपा के सारे नगर सेवक मिलकर ही नहीं तो सारा पूरा आम सभा के अंदर के सम्मान्य सदस्य, सम्मान्य नगर सारे जन मिलके इस चीज़ को कड़ाई से विरोध करेंगे और आखिरी तक स्लेटर हाउस मतलब कत्तलखाने यहाँ पे न शुरू हो, इसलिए हम आखिर तक की इसमें कत्तलखाना ना हो, ये मैं बीजेपी के नगर सेवक के नाते पूरी गवाही देता हूँ। गत दिनों शहर के शाम चौक स्थित होटल रघुवीर से खरीदी गई मिठाई में कांच का टुकड़ा पाए जाने का मामला गरमाने लगा, जिसे लेकर सोमवार को अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन की ओर से अन्न तथा औषधि विभाग को निवेदन सौंपा गया है। जानकारी के अनुसार विगत शहर के गिरिजा विहार निवासी सतीश देशमुख ने कई कार खरीदने की खुशी में पत्नी तथा बच्चों सहित अंबा देवी की पूजा अर्चना के लिए मंदिर पहुंचे। पूजा अर्चना के लिए देशमुख परिवार की ओर से शाम चौक स्थित रघुवीर मिठाइया फॉर्म से मोतीचूर के लड्डू तथा काजू कतली खरीदी गई। देशमुख परिवार का आरोप है कि पूजा अर्चना पश्चात उनकी बेटी शुभांगी ने जो मोतीचूर का लड्डू खाया तो उसमें कांच का टुकड़ा निकला। इस संदर्भ में जब रघुवीर मिठाइया फॉर्म में फोन किया गया तो मामला आपसी समझौते से निपटाने एवं इस मामले को पुलिस तक नहीं ले जाने के एवज में यहाँ के प्रबंधक फंडसे ने 25,000 लेकर मामला रफा दफा करने की बात का आरोप भी देशमुख परिवार ने किया है। ये सारा वाकया अखबारों में प्रकाशित होने के बाद अब शहर की सामाजिक संगठन अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार की ओर से अन्न तथा औषधि विभाग को ज्ञापन सौंपते हुए रघुवीर मिठाइया के संचालक पर एफआईआर दर्ज करने तथा दुकान का लाइसेंस रद्द करने की मांग की जा रही है। कार्यकारी अध्यक्ष महाराष्ट्र प्रदेश आंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार एसोसिएशन, आज आम्ही अन्न औषधी प्रशासन विभागाचे सचिव यांना निवेदन देण्यासाठी इथे आलो आहे आणि निवेदन पण दिलेलं आहे। घटना अशी आहे की शनिवार दिनांक 25/11 रोजी आमच्या संघटनेचे पदाधिकारी सतीश देशमुख यांनी रघुवीर मिठाई भंडार श्यामचौक येथून मोतीचूरचे लाडू घेतले आणि ते अंबादेवीला गेले आणि तिथून प्रसाद वाटायचा म्हणून स्वतः त्यांनी त्यांच्या मुलीला आणि पत्नीला दिला, तर एका लाडूमध्ये त्यांच्या दाताला काहीतरी लागलं आणि मग काही असेल म्हणून त्यांनी तो एक पहिला घास फेकला आणि दुसरा घास घेतल्यावरती लगेच त्यांना पुन्हा त्याच्या हिरडीला इजा झाली आणि मग त्यांनी तो तोंडातून घास हातावर घेतला आणि त्याच्यामध्ये त्यांना काच आढळून आला। झाल्या प्रकाराची वाच्यता करण्यासाठी सतीश देशमुख हे रघुवीर मिठाईमध्ये गेले असता त्यांना
अनेक प्रकारचे उडवडीची उत्तरं दिले आणि तिथं जे त्यांचे मॅनेजर वगैरे काय असतील त्यांनी आम्ही दाखवलं आणि प्रकरणाचेच मिटवा. परंतु हा प्रश्न जीविताशी निगडीत असल्याने आणि सतीश देशमुख हे स्वतः एक सुशिक्षित नागरिक असल्यामुळे त्यांनी त्यांच्या आमिषाला बळी न पडता सिटी कोतवाली पोलीस स्टेशनला तक्रार दिली. परंतु हा प्रकार अन्न व औषधी प्रशासनाशी निगडीत असल्यामुळे सिटी कोतवाली पोलिसांनी यांची तक्रार नोंदवून घेतली. परंतु त्यांना कारवाईचे अधिकार नसल्यामुळे ते प्रकरण त्यांनी सहआयुक्त अन्न व औषधी प्रशासनाकडे रेफर केलं आणि या व्यक्तीच्या या रघुवीर भंडारमध्ये हा प्रकार घडला. ती व्यक्ती सामाजिक प्रतिष्ठा आणि राजकीय वर्दस्त लाभलेली व्यक्ती आहे. जे आज तुम्ही निवेदन दिलं त्याबद्दल सांगा. हे सगळं फुटेज आम्ही निवेदनामध्ये रघुवीर मिठेचे संचालक यांच्यावर कडक कारवाई करून त्यांचं नाव आपले त्यांच्यावर कारवाई करून त्यांचा परवाना रद्द करण्यात यावा. रद्द करण्याचं कारण असं आहे की यापूर्वी सुद्धा त्यांच्या खाद्यपदार्थामध्ये अळ्या, झुरळ, किडे अशा प्रकारचे अनेक वेळा घडलेले आहेत आणि त्यांच्यावर योग्य कारवाई होत नसल्याने आम्ही सुद्धा अन्न व औषधी प्रशासनाच्या अधिकाऱ्यावर आरोप केला आहे त्यांच्या प्रत्यक्ष समक्ष का तुम्ही लोक अशा प्रकारची दखल घेत नसल्यामुळं आणि कडक कारवाई करत नसल्यामुळं या व्यक्तींना हे फावते आहे. जनतेपासून पैसे घ्यायचे आणि जनतेच्या जीविताचा खेळ खेळावा हा अमानुष प्रकार आहे. एक प्रकारे मानव अधिकाराचे हनन आहे आणि म्हणून आंतरराष्ट्रीय मानव अधिकाराने मागणी केली आहे की रघुवीर मिठाईचं लायसन्स रद्द करण्यात यावं. आणि दुसरी महत्त्वाची गोष्ट अशी आहे की संपूर्ण जिल्ह्याची जबाबदारी अन्न औषधी प्रशासन विभागाकडे असताना इथे सुट्टीच्या दिवशी एकही विभाग चालू नसतो आणि एकही कर्मचारी किंवा अधिकारी मुख्यालय हजर नसतो. शासनाचा नियम आहे की कुठला तरी अधिकारी जबाबदार अधिकारी मुख्यालय हजर असला पाहिजे. ती सुद्धा मी मागणी केलेली आहे आणि अल्टिमेटम दिला आहे. जर 10 दिवसापर्यंत रघुवीर मिठाईवाल्यावर कार्यवाही होईल, त्याचा परवाना रद्द झाला नाही तर हिवाळी अधिवेशन नागपूरला जे सुरू होत आहे डिसेंबरमध्ये, त्या डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशनावर आम्ही जन आंदोलन करू असा इशारा दिला है. धन्यवाद. अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में वन विभाग द्वारा अवैध रूप से वृक्ष काटकर उसका स्टॉक रखने वाले 10 लोगों के खिलाफ वन अपराध दर्ज कर करीब 2,75,000 रुपए का लकड़ियों का स्टॉक जब्त किया गया है. उपवन संरक्षक हेमंत मीना के मार्गदर्शन में परतवाड़ा वन परिक्षेत्र अधिकारी एस डी बारखड़े, महेश धंधर एवं उनकी टीम ने यह कार्रवाई की. अंजनगांव सुरजी के पुराने बस स्टैंड की उत्तर दिशा में शहनूर नदी के पात्र में नदी किनारे महारुक, पीपल, बबूल, जामुन और गोंदन के पेड़ काटकर 290 नग लकड़ी का माल स्टॉक किया गया था. इस लकड़ी के मालकों को वन विभाग अधिकारियों ने और उनकी टीम ने जब्त किया है और 10 लोगों के खिलाफ वन अपराध दर्ज किया है. जावेद शाह, वीसेन न्यूज, अंजनगांव सुरजी. मैं शेख आसिफ साइकिल पर ईंधन फोड़कर बेचता हूँ, जमा कर करके रखता हूँ. जमा करके रखने के बाद में 3-4 महीने से यहाँ ईंधन जमा करके रखा था. अब सोचा था थोड़े पैसे जमा करके कुछ काम करूँगा. इन्होंने वो लोगों ने मेरा भी माल उठा कर लेके चले गए. ये इन्होंने अवैध वृक्ष तोड़ करके बिना परवानगी तोड़ के लाया है, बिना वाहतूक परवाना करून इथं साठवलेला आहे. त्याबाबत त्यांच्यापाशी कोणतेही कागदपत्र नसल्यामुळे त्यांची जप्तीची कारवाई विचारलं. त्यांच्याजवळ त्यांनी सांगितले कास्तकारापासून आणलेलं घेतलेल्याची पावती आहे 7/12. ते नियमानुसार त्यांना कास्तकाराला अर्ज करून परवानगी घ्यावी लागते झाड तोडाची. त्याच्यानंतर ते वाहतूक करासाठी मग अर्ज टाकून वाहतूक करायची परवानगी मागा लागते. त्याच्यानंतर ते प्रोसिजरनं वाहतूक परवानगी मिळाल्यानंतर त्याचं मेजरमेंट होईल. त्याच्यानंतर त्यांना वाहतूक परवाना मिळेल आणि तो त्यांना कुठेही वाहतूक करता येतो. ये अवैध वाहतूक करके बिना परवानगी तोड़ून अवैध वाहतूक केल्याबाबतची कारवाई. अच्छा. विक्री पावती है बोले हमारे पास, हम कास्तकार का 7/12 आहे. कास्तकाराचे पूर्ण कागदपत्र हे करून कास्तकाराने त्याची झाड तोडाची परवानगी काढली पाहिजे. अच्छा. ते परवानगी काढल्यानंतर मग झाडं तोडल्यानंतर वाहतूकसाठी अजून अर्ज करावा लागतो त्यांना. मग ते नग केलेले त्याचं मेजरमेंट होते त्या नगाईचं. त्याच्यानंतर वाहतूक करायची परवानगी मिळते. तर मग त्याच्यानंतर त्यांना वाहतूक पास मिळतो, त्याच्यावर हातोडा मारून मिळतो. याच्यावर हातोडा नाही काही नाही. हे जप्त करून वन परिक्षेत्र कार्यालय परतवाडा इथे पोहोचवलं आहे. याच्यानंतर आता कारवाई जे होईल, यांचे कागदपत्र आणून देतील. त्याच्यानंतर प्रोसिजरनुसार जे नियमानुसार होईल, समजा त्यांचे कास्तकाराने विकला नाही विकला, काय आहे परवानगी हे ते करून मग जे प्रोसेस होईल
हे नियमानुसार हुई। दूसरी ओर स्वाभिमानी शेतकरी संगठन के संस्थापक अध्यक्ष तथा सांसद राजू शेट्टी सोमवार की रोज स्थानीय विश्राम गृह में पत्रकारों से मुखातिब हुए। आइए देखते हैं उन्होंने पत्रकारों से क्या बातचीत की। खरं तर सरकारनं 34,000 कोटी रुपये कर्जमाफी देण्याचं जाहीर केलेलं होतं आणि दिवाळीपूर्वी शेतकऱ्याला कर्जमुक्त करण्याचं सुद्धा कबूल केलं होतं, परंतु शेतकऱ्याला अजून त्याचा लाभ झालेला नाही आहे। मुख्यमंत्र्यांनी त्यावेळी जाहीर केलं होतं की किमान 90 लाख शेतकऱ्यांना काही ना काही प्रमाणामध्ये लाभ मिळेल आणि 35 लाख शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होईल। प्रत्यक्षामध्ये ज्या शेतकऱ्यांना कर्जमुक्तीचे दाखले दिले गेले त्यांच्या खात्यावर सुद्धा पैसे जमा झाले ही वस्तुस्थिती आहे। जो ऑनलाईन सर्वे केला गेला त्याच्यामध्ये अनेक घोटाळे अनेक त्रुट्या निर्माण झाल्या आणि त्यामुळे तीही माहिती नीट जमा झाली नाही। मुळामध्ये सरकारने ज्यांच्यावर जबाबदारी सोपवली त्यांची ऐपत आणि कुवत नसताना त्यांच्यावरती जबाबदारी सोपवलेली आहे। इथं सुद्धा हा ऑनलाईन सर्वे करत असताना आपल्याच जवळच्या लोकांचा लाभ व्हावा असा प्रयत्न केला गेला, त्यातून या सगळ्या घटना घडलेल्या आहेत। खरं तर शेतकऱ्यांचं कर्ज, शेतकऱ्यांचे बँकेचे अकाउंट्स ही अत्यंत गोपनीय आणि त्याची व्यक्तिगत माहिती आहे। ती माहिती अशा पद्धतीने एखाद्या खाजगी कंपनीला गोळा करायला देणं, हा डाटा एखाद्या खाजगी कंपनीच्या हातात देणं हे धोकादायक आहे, परंतु तरी सुद्धा हा धोका सरकारने पत्करलेला आहे। शेतकऱ्यांना यातलं काही माहित नव्हतं। शेतकऱ्यांना वाटलं की आपण माहिती सरकारला देतोय, परंतु शेतकऱ्यांनी प्रत्यक्षात ही भलत्याच एका कंपनीने दिलेला आहे। हा शेतकऱ्यांच्या बरोबर झालेला हा विश्वासघात है। इसके साथ हिंदी समाचारों में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए VCN न्यूज। घरची शान, घरचा मान, घराकडे तिचे सर्व ध्यान। कोण आहे ती, अहो हो कोण आहे ती, गृहलक्ष्मी, गृहलक्ष्मी। ममते पोटी प्रेमासाठी झटते नेहमी घरच्यासाठी। अहो पण काय केलं तिच्यासाठी, म्हणूनच तर घेऊन आलोय गृहलक्ष्मी, आनंद एका स्त्रीचा। अगं बाई, गृहलक्ष्मी। ब्रेक के बाद मैं आशीष फिर एक बार आप सभी का स्वागत करता हूं। बढ़ते अगली खबर। 11 के शहीदों को समूचे भारत वर्ष में श्रद्धांजलि अर्पण की गई, तो वहीं महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंजनगांव सुरजी में भी शहीदों को श्रद्धांजलि देकर संविधान रैली का भी आयोजन किया गया। अंजनगांव बारी शहर डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर चौक में पूजा अर्चना कर संविधान दिन के उपलक्ष्य में संविधान गौरव रैली निकाली गई, जो टाकरखेड़े नाके से होते हुए बस स्टैंड तक निकली। इसके साथ ही 26/11 के शहीदों के सम्मान में उन्हें आदरांजलि भी अर्पित की गई। यह कार्यक्रम भरी बहुजन महासंघ की ओर से किया गया। इस कार्यक्रम में प्रमुखता से जिला प्रवक्ता रामजी राठौड़, उप जिला प्रमुख प्रशांत वानखड़े सहित सैकड़ों पदाधिकारी उपस्थित थे। तो वहीं 26 नवंबर ये संविधान दिन के शुभ अवसर पर तालुका अंजनगांव सुरजी शाखा MPG मूवमेंट फॉर पीस एंड जस्टिस फॉर वेलफेयर महाराष्ट्र की ओर से अनेक विषयों पर मार्गदर्शन और चर्चा का आयोजन सिद्धेश मंगलम हॉल में लिया गया, जिसमें अनेक विषयों पर बांधकाम मजदूर, काश्तकार निबंध स्पर्धा, बख्शीश वितरण का भी कार्यक्रम लिया गया। आज का दिन जो है संविधान सम्मान दिन है। संविधान में सामाजिक न्याय बताया और उसका एग्जीक्यूशन करने के लिए MPJ यानी मूवमेंट फॉर सोशल जस्टिस जो अभी काम कर रहे हैं, तो वो जो भारतीय संविधान है उसका अमल करने के लिए ये प्रचार चालू है। नहीं तो ये अभी ये ऐसा समय आया कि आज़ादी दिख रही लेकिन संविधान का पूरा अमल नहीं हो पा रहा करके ये समय आया बोलने का
कि ये आज़ादी झूठी है, देश की जनता भूखी है, ये मिटाने के लिए ये प्रयास MPJ कर रहा है हम उनके साथ। 26 नोव्हेंबर संविधान दिवस म्हणून सगळा देशभर पाळला जातो। बाबासाहेब आंबेडकरांनी आज जी आपल्या देशाला ही संविधान घटना जी सादर केली ती आज डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आणि त्यांच्या उपस्थितीमध्ये त्यावेळचे तत्कालीन पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी ते स्वीकारली आणि त्या घटनेचा अंमल आजपर्यंत आपण सगळे त्या पद्धतीनं जगतो आहे। परंतु त्यामध्ये राजकीय लोक काही ढवळाढवळ करून तुमच्या आपल्या सामान्य माणसाच्या अधिकारावर गदा आणण्याचा प्रयत्न करतात। त्यासाठी सामान्य माणसानं सुद्धा आपलं स्वतःचे अधिकार, ज्याला वकील साहेबांनी जे सांगितलं फंडामेंटल राईट्स किंवा ह्युमन राईट्स, ते आपण आपले समजून घेतले पाहिजे आणि आपलं कर्तव्यसुद्धा जाणून घेतलं पाहिजे। म्हणजेच आपल्याला आपल्या अधिकाराची जाणीव निर्माण होईल आणि आपण काय केलं पाहिजे आणि आपल्याला काय करायला पाहिजे हे सहजता आपल्याला आपल्यामध्ये येईल। एवढंच मी सांगू इच्छितो। जय हिंद, जय भारत। माझं नाव कुमारी गायत्री रवींद्र गुजर। मुवमेंट फॉर पीस अँड जस्टिस फॉर वेलफेअर ह्या संघटनेतर्फे एक निबंध स्पर्धा आयोजित करण्यात आली होती। तर ती 15 ऑगस्ट ते 26 नोव्हेंबरपर्यंत आपल्याला राबविण्यात आलेली होती। तर त्या निबंध स्पर्धेमध्ये माझा प्रथम क्रमांक आलेला आहे आणि मला 78 मार्क मिळालेले आहेत त्यामध्ये। आणि जो माझ्या क्रमांकाला जे बक्षिसाची रक्कम जी होती ती 2500 होती। आणि ह्या निबंध स्पर्धेचा विषय होता जातीय सलोखा बंधुता। तर ह्या जातीय सलोखा बंधुतामध्ये आपल्याला संविधानाचं महत्त्व आणि आपण या समाजासाठी काय काय करू इच्छितो त्याचा आपण त्याची माहिती दिली होती। आणि मला असं वाटते की हे भारताचं संविधान, राष्ट्रगीत आणि भारताची प्रतिज्ञा ही आपण दररोज अंगीकारायला हवी। जर या भारताचे आपल्याला जर नागरिक व्हायचं असेल तर मला असं वाटते की आपण याचा सन्मान करायला हवा। राष्ट्रगीत, भारताची प्रतिज्ञा आणि भारतीय संविधान हे आपण दररोज अंगीकारायला हवं आणि याचा सन्मान करायला हवा। आणि मला असं वाटते जरी आज ही एक शोकांतिका आहे की हे एवढं मोठं सारा आपल्याला एका निबंध स्पर्धेतून आपल्याला पुढे जावं लागत आहे। त्यामुळे मला असं वाटतं की हे जर आपण अंगीकारलं आणि भारताचा आपल्या जर नागरिक म्हणून घ्यायचं असेल तर आपण दररोज करायला हवं। उभरते सितारे कार्यक्रम का आयोजन स्थानीय टाउन हॉल में किया गया था, जिसका फाइनल स्थानीय सांस्कृतिक भवन में मंगलवार की रोज किया जाएगा। इस आयोजन का सीधा प्रसारण VCN न्यूज के सभी दर्शक VCN न्यूज पर देख पाएंगे। आपको बता दें कि GTPL सेट टॉप बॉक्स पर चैनल नंबर 72 तथा UCN के सेट टॉप बॉक्स पर चैनल नंबर 81 पर ये सीधा प्रसारण सभी दर्शक VCN न्यूज पर देख पाएंगे। हेलो अमरावतीकर, आई एम कोमल संदेश जयसवाल, ओनर ऑफ शौर्य इवेंट मैनेजमेंट। शौर्य इवेंट मैनेजमेंट ने एक शो ऑर्गेनाइज किया है जिसका नाम है उभरते हुए सितारे, जिसे स्पॉन्सर्ड किया है SNG मॉल एंड को स्पॉन्सर्ड बाय कंगना सारीज। उभरते हुए सितारे में बच्चों का सिंगिंग एंड डांसिंग कंपटीशन लिया जाएगा, जिसमें बच्चों को अपना टैलेंट दिखाने का मौका दिया जाएगा, जिसकी एंट्री फीस है 300 रुपीज़, जिसकी ऑडिशन 25 एंड 26 को लिए जाएंगे एंड 28 को इसका फिनाले होगा एट सांस्कृतिक भवन। क्योंकि इस शो में सिर्फ 300 पार्टिसिपेंट ही आयोजित किए गए हैं एंड टुडे 18 नवंबर में इसके 171 फॉर्म्स एंट्रीज पूर्ण हो चुकी है, इसीलिए अब बहुत कम एंट्री बची हुई है। अब इसे फर्स्ट कम और फर्स्ट सर्व के बेसिस पे ही एंट्रीज ली जाएंगे। सो किड्स हरी अप एंड बेस्ट ऑफ लक। आप देख सकते हैं हम पहुंचे हैं टाउन हॉल में। तो टाउन हॉल में शौर्य इवेंट मैनेजमेंट का प्रोग्राम चालू है। तो हमारे साथ कोमल जयसवाल मैम खड़ी है, तो उनसे पूछते हैं इस प्रोग्राम के बारे में। हेलो, ये एक बच्चों का डांसिंग और सिंगिंग प्रोग्राम है। आज इसके ऑडिशन है 6 to 10 ईयर्स के लिए। इसमें जो भी बच्चे सिलेक्ट होंगे उसे सांस्कृतिक भवन में 28 को 5 से 10 के बीच में वो परफॉर्म करेंगे। और सबसे स्पेशल बात, इसमें एक मदर्स के ऊपर रंगोली रहेंगी जो सब बहुत ही स्पेशल है, इसलिए सब लोग आइए और देखिए और बच्चों का प्रोत्साहन बढ़ाइए। थैंक यू। Bye.
तो आप हमारे साथ साई की मम्मा है, तो उनसे पूछते हैं तो कैसा प्रोग्राम हुआ मैम? प्रोग्राम जो है वो बहुत ही अच्छा हुआ और ये जो इन्होंने परफॉर्मेंस किया इसके बारे में मुझे उस पर बहुत कॉन्फिडेंट है। छोटा और इससे पहले भी इसने बहुत सारे ऑडिशन दिए पुनामी मी मराठी चॅनल कोण होणार महाराष्ट्राचा डान्सिंगचा, त्याच्यामध्ये पण याचं सिलेक्शन झालं होतं आणि आज पण याचं सिलेक्शन झालं. मला खूप म्हणजे अभिमान वाटते याचा आणि हा कार्यक्रम असाच पुढे जावत राहा अशी माझी मनातून इच्छा है. हम लोग बहुत आभारी है उभरते सितारे कार्यक्रम और ऑर्गेनाइजर्स जायसवाल कपल जायसवाल परिवार का, और ऑर्गेनाइजेशन अच्छा किया है. क्लासिकल डांसर्स है ये लोग, क्लासिकल डांस सीखते हैं ओडिसी. जनरली फिल्मी या फिर बॉलीवुड सॉन्ग्स में क्लासिकल का परफॉर्मेंस थोड़ा सूट नहीं करता है क्योंकि क्लासिकल के रूल्स फॉलो करने होते हैं जिसमें हम लोग एडिटिंग नहीं कर सकते, कट शॉट नहीं कर सकते. तो फिर भी इन्होंने मतलब वो सब बातें ध्यान में रख कर किया, इसलिए हम लोग इसका क्लासिकल डांस का प्रदर्शन यहाँ पे कर पाए. सो सभी बच्चों को बहुत बहुत शुभकामनाएं. और मिसेस आयुषी, दिस इज लिटिल मीरा एंड तनया, इनको यहाँ पे परफॉर्म करने को मिला. सो आई एम थैंकफुल अलॉन्ग विद देम फ्रॉम होल माई उत्तर नृत्य निकेतन फैमिली. थैंक यू. तो इसी के साथ बढ़ते हैं अगली खबर की और खबर आ रही है शिक्षा के क्षेत्र में अपने शाला में शिक्षा लेने वाले छात्रों को ज्ञानपूर्वक शिक्षा अच्छी तरह दिया जाए. शिक्षक व छात्रों में किस तरह से मुख्याध्यापक व शिक्षकों द्वारा संवाद रखा जाए, इस पर मनपा के टाउन हॉल में शिक्षक संघर्ष संगठन द्वारा प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र व शाला सिद्धि की ओर से जिला परिषद शिक्षण विभाग के सभी 14 तालुका निहाय के जिला परिषद शाला के मुख्याध्यापक व शिक्षकों का एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था. इस कार्यक्रम में शिक्षण क्षेत्र के अनेक शिक्षक, मुख्याध्यापक व अन्य पदाधिकारी कार्यक्रम में उपस्थित थे. शिक्षण अधिकारी माध्यमिक कार्यालय जिल्हा परिषद अमरावती आणि अमरावती जिल्हा मुख्याध्यापक संघ यांच्या संयुक्त विद्यमाने प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र आणि शाळा सिद्धी या दोन विषयावर अमरावती जिल्ह्यातील सर्व 14 तालुके आणि अमरावती शहरातील 4 बीट अशा 18 ठिकाणी एक दिवसाच्या कार्यशाळा आयोजित करण्यात आलेल्या आहेत. याचा उद्देश मुख्याध्यापक शिक्षक यांना एक संघपणे शिक्षणाच्या प्रगतीकरिता विद्यार्थ्यांच्या गुणवत्ता विकासाकरिता कार्य प्रवण करणे हा उद्देश आहे. आणि यासाठी तज्ज्ञ मंडळी संपूर्ण जिल्ह्यातून आणि डायटमधून आपण बोलावलेली आहे. प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र आणि शाळा सिद्धी या दोन विषयावर त्यांचं शिक्षकांचं आणि मुख्याध्यापकांचं मार्गदर्शन करण्यात येत आहे. शासनाचा शाळा सिद्धी हा उपक्रम आहे. ज्याप्रमाणे सिनियर कॉलेजेसला नॅकचं ॲक्रेडिशन आवश्यक असते त्याचप्रमाणे एक स्वयंमूल्यमापन आपण शाळांचं करून घेत आहोत, जेणेकरून शाळा प्रगत होतील आणि ज्या शाळा ए ग्रेडमध्ये येतील त्यांचं बाह्य मूल्यमापन नंतर करण्यात येईल. त्याचप्रमाणे प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र हा एक महत्त्वाकांक्षी महाराष्ट्र शासनाचा उपक्रम आहे. त्याच्यामध्ये उद्देश असा आहे की भारतात आपलं महाराष्ट्र हे शैक्षणिकदृष्ट्या प्रगत असं कमीत कमी पहिल्या 3 राज्यामध्ये आलं पाहिजे. त्या दृष्टीने आपल्या सर्व शाळा प्रगत करायच्या आहेत, विद्यार्थ्यांचा सर्वांगीण गुणवत्ता विकास करायचा आहे, शाळांची गुणवत्ता वाढवायची आहे, वृत्ती विकास करायचा आहे, शिक्षक प्रगत करायचे आहे, शाळा डिजिटल करायच्या आहेत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्याला आपल्या विद्यार्थ्यांची शाळांची सर्व प्रकारची प्रगती करायची हा उद्देश समोर ठेवून या कार्यशाळा इथं आयोजित करण्यात आल्या आहेत. आज नांदगाव कोंडेश्वर तालुक्याची कार्यशाळा टाउन हॉल राजकुमार चौक अमरावती येथे संपन्न होत आहेत. यासाठी आपण दोन्ही विषयाकरिता तिन्ही विषयाकरिता तज्ज्ञ मार्गदर्शक बोलावलेले आहेत. शाळा सिद्धीकरिता आणि प्रगत शैक्षणिक महाराष्ट्र आणि IT करिता इथे तज्ज्ञ मार्गदर्शक आहेत. दिवसभर ही कार्यशाळा चालेल. धन्यवाद. वो बडनेरा स्थित झीरी के ब्रह्मचारी योगीश्वर सीताराम महाराज संस्थान में दत्त जयंती का आयोजन किया जा रहा है, जो आने वाले 27 नवंबर से लेकर 5 दिसंबर तक चलेगा. स्थानीय उपनगर बडनेरा स्थित झीरी के सीताराम टेम्बे संस्थान में सोमवार की रोज दत्त जयंती का शुभारंभ किया गया. 9 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में विविध धार्मिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें गुरुचरित्र पारायण, गौशाला, नक्षत्र बाग, अन्नपूर्ण सभागृह तथा बच्चों के लिए बालोद्यान भी बनाए जाएंगे. मी तुळशीराम बस्तीराम बागडे, सीताराम महाराज टेम्बे स्वामी दत्त मंदिर याचे कोषाध्यक्ष. हा सप्ताह दत्त जयंती म्हणून साजरा करण्यात येत आहे. यामध्ये 3 तारखेला दत्त जयंती आहे आणि 5 तारखेला महाप्रसाद आहे. याच्यामध्ये सर्व लोकांना मी आवाहन करतो की सर्वांनी दर्शनाचं यावं आणि महाप्रसादमध्ये यावे. त्यानंतर सीताराम महाराज यांचे शताब्दी महोत्सव 18 फरवरीपासून सुरू होणार आहे. तो एक शताब्दी महोत्सव असल्याकारणाने तो 12 महिने शताब्दी महोत्सव आम्ही साजरा करणार आहोत.
त्यामध्ये आम्ही एक नवीन उपक्रम तयार केलेला आहे ते कळसाचा. तो कळस पूर्ण झालेला आहे. साऱ्या लोकांनी साथ दिलेला आहे. साऱ्या भक्तांनी आम्हाला सहखुशीने सहइच्छेने सर्व दान केलेलं आहे. त्यानंतर इथे एक गौशाळा आहे. त्यानंतर इथे नक्षत्रबाग आहे आणि बालोद्यान आहे. त्यानंतर इथं हा 12 महिन्याचा जो सोहळा आहे याच्यामध्ये पुष्कळसे याग होणार आहे. पुष्कळसे दत्त संप्रदायाचे लोक येणार आहे. त्याकडे सर्व लोकांनी इथे यावे, मंदिरात येऊन आपलं महाराजांचा आशीर्वाद घ्यावा त्यांनी. तो ये थे आज के हिंदी समाचार. हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन रुकने से पहले फिर एक बार नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। मौत के बाद भी 5 लोगों को दे गया जीवन, मुकेश पिंजानी। कत्ल खाने का विरोध जताया पशुधन बचाओ समिति ने। और इतवारा बाजार हुआ अतिक्रमण मुक्त। और रघुवीर के विरोध में आई अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठन। स्वंजीरी में दत्त जयंती का शुभारंभ। तो ये थी आज की सुर्खियां। हिंदी समाचारों में आज के लिए बस इतना ही। आप आपके सुझाव एवं समस्याएं हमें भेज सकते हैं। हमारा पता है VCN न्यूज कार्यालय, पहली मंजिल, सावजी कॉम्प्लेक्स, सतीधाम मंदिर रोड, रैली प्लॉट, अमरावती। या फिर आप हमसे सीधा संपर्क कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए इन नंबरों द्वारा। विदर्भ से जुड़ी तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए VCN न्यूज। नमस्कार।